हाय स्टूडेंट्स, आज हमारा टॉपिक है होम्योस्टेसिस। इसमें हम पढ़ेंगे होम्योस्टेसिस क्या होता है, देन फिर मैं आपको थोड़ी सी हिस्ट्री बताऊंगी, देन हम इसका नेगेटिव फीडबैक और पॉजिटिव फीडबैक के बारे में पढ़ेंगे। तो होम्योस्टेसिस इज द प्रोसेस बाय व्हिच लिविंग ऑर्गेनिजम्स मेंटेन अ स्टेबल इंटरनल एनवायरनमेंट डिस्पाइट एक्सटर्नल चेंजेस। सो होम्योस्टेसिस हमारी बॉडी में एक ऐसा प्रोसेस है, एक ऐसा मैकेनिज्म है जो आपकी बॉडी का जो इंटरनल एनवायरनमेंट है उसको बैलेंस रखता है, उसको स्टेबल रखता है। चाहे आपकी सराउंडिंग में, चाहे आपकी इंटरनल बॉडी के एनवायरनमेंट में ही कोई चेंज आ जाए, तो उसके लिए जब वो मतलब स्टेप लेता है और आपकी बॉडी को दोबारा से बैलेंस रखने की कोशिश करता है, इस प्रोसेस को होम्योस्टेसिस कहते हैं, राइट। सो होम्योस्टेसिस क्योंकि आपको पता है कि जो आपकी बॉडी है वो एक बैलेंस एनवायरनमेंट में वर्क कर रही है। आपके एंजाइम्स, आपके हार्मोन्स को एक स्पेसिफिक टेम्परेचर चाहिए वर्क करने के लिए। अगर वो टेम्परेचर चेंज हो जाए तो आपके जो एंजाइम्स उनका स्ट्रक्चर जो है ख़राब हो जाएगा, राइट, तो वो वर्क नहीं कर पाएंगे। इसी तरह जो आपकी बॉडी के ब्लड पीएच है वो भी मेंटेन रहनी चाहिए, लाइक 7.35 टू किस रेंज में रहनी चाहिए, 7.45 की रेंज में। ब्लड ग्लूकोज लेवल हो गया, ब्लड कैल्शियम लेवल हो गया, आपका नॉर्मल ब्लड प्रेशर देख लें, ये सब चीज़ें आपकी अगर एक रेंज में रहेंगी, मेंटेन रहेंगी, तभी आपकी बॉडी बैलेंस है। सो होम्योस्टेसिस जो है वो होम्यो वर्ड से, वो टू वर्ड से मिलके बना है। एक होम्यो मीन्स सिमिलर एंड स्टेसिस में बैलेंस। सो होम्योस्टेसिस मीन्स सिमिलर बैलेंस। यहाँ पे इन्होंने होमोस्टेसिस नहीं बोला। होमो अगर होता तो होमो का मतलब होता सेम बैलेंस, यानी होमो मीन सेम, स्टेसिस मीन बैलेंस। तो होमोस्टेसिस का मतलब होता सेम बैलेंस, क्योंकि हमारी बॉडी में हर चीज़ बैलेंस में एक रेंज में है, राइट। अगर आपको टेम्परेचर का देखें तो यही नहीं है कि आपकी बॉडी का टेम्परेचर एग्जैक्ट 37 डिग्री सेल्सियस होना चाहिए। नो, ये इसके राउंड अबाउट होना चाहिए, यानी कि 0.5 डिक्रीज कर लें 37 से एंड 0.5 इंक्रीज कर लें 37 से। तो इस रेंज में आपका टेम्परेचर बॉडी का रहना चाहिए, तब आपकी बॉडी क्या है, बैलेंस स्टेट में है, सही वर्क कर रही है, प्रॉपरली परफॉर्म कर रही है। लेकिन अगर इस लोअर लिमिट से भी टेम्परेचर डिक्रीज कर जाएगा और इस अपर लिमिट से भी टेम्परेचर इंक्रीज कर जाएगा, तब आपकी बॉडी इफेक्ट होगी। लाइक आपने देखा जब आपको फीवर होता है तो आपका टेम्परेचर क्योंकि इस लिमिट से इंक्रीज कर जाता है, देखें आपकी बॉडी इफेक्ट हो जाती है और आप वर्क प्रॉपरली नहीं कर पाते। सो ऐसा नहीं है कि आपको फिक्स्ड अमाउंट चाहिए, आपके पास एक रेंज होगी, आपको उस रेंज में आपकी बॉडी को रहना चाहिए, तब आपकी बॉडी क्या है, आपका जो इंटरनल इन्वायरमेंट है वो स्टेबल है। लाइक आपको पीएच की रेंज दी गई है, आपके ब्लड ग्लूकोज लेवल की यहाँ पे 70 टू 110 की रेंज दी गई है, ब्लड कैल्शियम की, ऐसे आपका नॉर्मल ब्लड प्रेशर की, इनफैक्ट आपकी वाटर अमाउंट आपकी बॉडी में किस रेंज में होना चाहिए, सबकी रेंज दी गई है, राइट। सो अगर हम हिस्ट्री में देखें तो ग्रीक और एंशिएंट टाइम की बात करें तो ये ग्रीक फिलोसफर है हिपोक्रेट्स, उन्होंने 4 जो है फैक्टर्स बताए थे कि येलो पाइल, ब्लैक पाइल और ब्लड है। उन्होंने कहा था कि जो आपकी फ्लूइड में अगर इन 4 कंपोनेंट्स की अमाउंट जो है सेम रहेंगी, बैलेंस रहेंगी, तो आप हेल्दी होंगे। बट अगर इनकी अमाउंट अपसेट हो जाए तो आप इम्बैलेंस स्टेट में आ जाएंगे। यानी कि उस ग्रीक और एंशिएंट टाइम में भी क्या कहते हैं, उस वक्त के फिलोसफर्स को पता था कि हमारी बॉडी को वर्क करने के लिए एक बैलेंस स्टेट चाहिए। बट अगर हम 19th सेंचुरी की बात करें तो क्लॉडी बर्ड ने, इन्होंने कंसेप्ट दिया था इंटरनल एनवायरनमेंट का। ये जो वर्ड है ये फ्रेंच वर्ड है, मीलियो इंटीरियर, एक फ्रेंच वर्ड है, क्योंकि जो क्या कहते हैं फिजियोलॉजिस्ट भी थे, ये फ्रेंच थे, तो इन्होंने इंटरनल एनवायरनमेंट का कॉन्सेप्ट दिया था। लाइक इन्होंने कहा था आपकी बॉडी का जो इंटरनल एनवायरनमेंट है वो स्टेबल और बैलेंस रहना चाहिए। आपकी एक बॉडी का मतलब कि एक स्टेबल इंटरनल एनवायरनमेंट है हमारी बॉडी का। तो इसी कॉन्सेप्ट को लेके 19th सेंचुरी में वाटर ब्यूकैनन ने होम्योस्टेसिस की जो ये जो टर्म है इसको कॉइन किया था, यानी इस टर्म को इंट्रोड्यूस करवाया होम्योस्टेसिस को, किसने, वाटर ब्यूकैनन। यानी कि अगर हम बात करें तो इन दोनों का वर्क होम्योस्टेसिस में ज़्यादा है।
अगर हम होम्योस्टेसिस की प्रोसेस की बात करें तो ये सब इसकी टाइप्स ही हैं, यानी टेम्परेचर रेगुलेट करना, थर्मो रेगुलेशन, ऑस्मो रेगुलेशन, वाटर इलेक्ट्रोलाइट की रेगुलेशन, वेस्ट मटेरियल की रेगुलेशन, ब्लड ग्लूकोज, ब्लड कैल्शियम, आयरन, नॉर्मल ब्लड प्रेशर, इन सब को, ये सब होम्योस्टेसिस की टाइप ही है। अगर ये इन चीज़ को रेगुलेट करने को प्रोसेस को देखें तो ये सब क्या है, डिफरेंट होम्योस्टेसिस की टाइप्स और स्टेजेस हैं, राइट। सो होम्योस्टेसिस का जो मैकेनिज्म है, इसमें दो मैकेनिज्म है, एक नेगेटिव फीडबैक, सेकंड पॉजिटिव फीडबैक। सो नेगेटिव फीडबैक में क्या होता है, जो भी स्टिमुलस, मैं आपको बताऊंगी आगे जाके स्टिमुलस क्या होता है। तो उसमें जो स्टिमुलस है, अगर वो इंक्रीज कर रहा है तो उसको स्टॉप करने के लिए, उसको डिक्रीज करने के लिए ये मैकेनिज्म काम करता है, राइट। इसके ऑपोजिट काम करेगा, ओके, अगेंस्ट काम करेगा। बट पॉजिटिव फीडबैक में अगर कोई चीज़ इंक्रीज कर रही है तो होम्योस्टेसिस का ये मैकेनिज्म उसको एम्पलीफाई करेगा, यानी उसको और इंक्रीज करेगा, और अगर कुछ डिक्रीज कर रहा है तो उसको और डिक्रीज करने के लिए ये मैकेनिज्म वर्क करेगा। सो होम्योस्टेसिस के कंपोनेंट्स की अगर हम बात करें तो होम्योस्टेसिस के कुछ बुक्स में 2-3 कंपोनेंट्स है, कुछ में 4, कुछ में 6, बट ये 6 के 6 कंपोनेंट्स को हम डिस्कस करेंगे क्योंकि 6 के 6 कंपोनेंट्स इंपॉर्टेंट है। सो स्टिमुलस, सबसे पहले हम बात करते हैं स्टिमुलस की, कि स्टिमुलस क्या होता है। एक्चुअली स्टिमुलस जो है, जब भी आपके इन्वायरमेंट में कोई चेंज आता है वो स्टिमुलस है। अब वो आपकी बॉडी के अंदर भी चेंज आ सकता है, लाइक आपका ग्लूकोज जो लेवल है वो आपकी बॉडी में चेंज होता है ना, तो वो आपके इंटरनल चेंज की बात करें या आपकी सराउंडिंग में। फॉर एग्जांपल, आपका जो इन्वायरमेंट है वो बहुत ज़्यादा गर्म हो जाए, उस वक्त बहुत ज़्यादा हीट हो, लाइक अब आप समर की बात करें तो समर में टेम्परेचर क्या होता है, हाई, तो ये जो सराउंडिंग में टेम्परेचर हाई हुआ ये भी आपके लिए स्टिमुलस है, राइट। तो स्टिमुलस एक्चुअली क्या होता है, चेंज इन इन्वायरमेंट। अब वो चेंज आपके कौन से इन्वायरमेंट पे है, ये डिपेंड करता है आपकी सराउंडिंग में या आपकी बॉडी के अंदर ही इन्वायरमेंट में चेंज है, राइट। सो सबसे पहले जो हम होम्योस्टेसिस को पढ़ते हैं या उसको एग्जाम्पल के थ्रू रीड करते हैं वो है थर्मो रेगुलेशन, लाइक आपके टेम्परेचर को आपकी बॉडी कैसे मेंटेन कर रही है। सो अगर समर की बात करें उस वक्त टेम्परेचर बहुत ज़्यादा सराउंडिंग में इंक्रीज हो जाता है और हाई होता है, राइट, रेज, सन रेज की वजह से, राइट। सो ये जो टेम्परेचर हाई हुआ है, क्या हुआ है, इंक्रीज, राइट, इंक्रीज हुआ है, ये एज अ स्टिमुलस एक्ट कर रहा है। ये आपके इन्वायरमेंट में चेंज हो गया कि आपको, आपकी बॉडी को पता लग गया है कि आपकी सराउंडिंग में चेंज आ गया। अब इस चेंज को जो चीज़ डिटेक्ट करेगी आपकी बॉडी में वो होगा रिसेप्टर्स। लाइक रिसेप्टर्स का क्या काम है, ये डिटेक्ट करेंगे कि चेंज क्या है। लाइक आपकी अगर बॉडी में ग्लूकोज लेवल इंक्रीज या डिक्रीज हो रहा है तो उसके रिसेप्टर्स हैं, वो डिटेक्ट कर लेंगे ये चेंज आ गया। इसी तरह आपके इन्वायरमेंट में अगर टेम्परेचर में यहाँ पे इंक्रीज हुआ है तो आपकी स्किन में रिसेप्टर्स है वो डिटेक्ट कर लेंगे। तो हमारी बॉडी में डिफरेंट टाइप्स ऑफ रिसेप्टर्स है, मैकेनो रिसेप्टर्स, केमिकल रिसेप्टर्स, पेन रिसेप्टर्स, टैक्टाइल रिसेप्टर्स, राइट। इसी तरह इस केस में जो रिसेप्टर्स डिटेक्ट कर रहे हैं हीट को वो है थर्मो रिसेप्टर्स। सो थर्मो रिसेप्टर्स का क्या काम है, वो आपकी हीट को डिटेक्ट कर लेंगे कि इंक्रीज हुआ, राइट। उसके बाद जब वो डिटेक्ट कर लेंगे तो वो सिग्नल सेंड करेंगे, क्या करेंगे, वो सिग्नल सेंड करेंगे आपके कंट्रोल सेंटर को, वो आपके कंट्रोल सेंटर को सिग्नल सेंड करेंगे। अब कंट्रोल सेंटर क्या होता है, क्योंकि वो नर्व्स के थ्रू, किसके थ्रू सिग्नल सेंड करेंगे, नर्व्स के थ्रू सिग्नल सेंड करेंगे। अब कंट्रोल सेंटर एंडोक्राइन सिस्टम भी होता है, आपका ब्रेन भी होता है। वो डिपेंड करता है कि कौन सा मतलब कौन से प्रोसेस को आपका होम्योस्टेसिस मेंटेन करने की कोशिश कर रहा है। इस केस में थर्मो रिसेप्टर की बात, थर्मो रेगुलेशन की बात करें तो आपको पता है कि आपके जो ब्रेन में आपका पार्ट है हाइपोथैलेमस, ये आपका बॉडी का थर्मोस्टेट है, ये आपके बॉडी के टेम्परेचर को रेगुलेट करता है। सो यहाँ पे कंट्रोल सेंटर क्या है, ब्रेन, और ब्रेन का कौन सा पार्ट कंट्रोल सेंटर के तौर पे एक्ट कर रहा है वो है हाइपोथैलेमस। सो रिसेप्टर क्या है, वो आपको सिग्नल सेंड करेंगे हाइपोथैलेमस को कि बॉडी में जो सराउंडिंग है उसमें टेम्परेचर क्या हो रहा है, इंक्रीज हो रहा है, राइट। पहले स्टिमुलस को डिटेक्ट किया रिसेप्टर्स ने सिग्नल सेंड किया कंट्रोल सेंटर। तो हमने कंपोनेंट्स पढ़े, ये कंपोनेंट्स है होम्योस्टेसिस के, यानी होम्योस्टेसिस के मैंने आपको पता ना 6, 2 या 3 कंपोनेंट्स की बात होती है। तो हम
यहाँ कंपोनेंट्स, पहला कंपोनेंट हमने स्टिमुलस देखा, ये भी स्टिमुलस जो चेंज है ये भी आपके होमोस्टेसिस का कंपोनेंट है, क्योंकि अगर स्टिमुलस ही नहीं होगा तो आपके बॉडी में होमोस्टेसिस प्रोसेस एक्टिवेट ही नहीं होगा, राइट। रिसेप्टर्स की बात कर रहे हैं, कंट्रोल सेंटर यहाँ पे क्या है, हाइपोथैलेमस। अब हाइपोथैलेमस यानी कंट्रोल सेंटर का काम होता है वो डिसाइड करता है कि मैंने कौन सा एक्शन लेना है, यानी कि यहाँ पे कंट्रोल सेंटर क्या करेगा, डिसाइड करेगा। हाइपोथैलेमस डिसाइड करेगा, ओके अच्छा सराउंडिंग में टेम्परेचर इंक्रीज हो गया तो मैंने क्या करना है, यानी मैंने तो बॉडी को बचाना है, प्रोटेक्ट करना है, क्योंकि आपको पता है कि अगर आपका टेम्परेचर ज़्यादा हाई हो जाए तो आपकी डेथ भी हो सकती है, राइट, आप मर सकते हैं। तो हाइपोथैलेमस क्या है, वो इंटरप्रेट करेगा सिग्नल को कि अच्छा मैंने क्या एक्शन लेना है, सो वो सिग्नल सेंड करेगा इफेक्टर्स को, राइट। सो इफेक्टर्स क्या होते हैं, जिन्होंने एक्शन लेना है, जो एक्शन परफॉर्म करेंगे। सो आपकी बॉडी में सेल्स भी हो सकते हैं इफेक्टर्स, ग्लैंड्स भी हो सकते हैं, इन्फेक्ट टिश्यूज भी हो सकते हैं, मसल्स भी हो सकते हैं, डिपेंड करता है कि क्या केस है, राइट, कि किस चीज़ को कंट्रोल करना है। सो इस केस में जो हाइपोथैलेमस है वो सिग्नल सेंड करेंगे। सबसे पहले सोचेगा कि अब मैंने टेम्परेचर को कैसे कंट्रोल करना है, ऑफ कोर्स मैं सिग्नल सेंड करता हूँ स्किन में स्वेट ग्लैंड्स को, राइट, ये आपके स्वेट ग्लैंड्स है, राइट, ये स्वेट ग्लैंड्स है, वो इनको सिग्नल सेंड करेगा कि ओके स्वेट की प्रोडक्शन करो क्योंकि टेम्परेचर हाई हो रहा है, राइट, टेम्परेचर हाई हो रहा है, स्वेट की प्रोडक्शन करो। सो आपके ग्लैंड्स जो हैं स्वेट की प्रोडक्शन करेंगे और आपकी बॉडी से स्वेट को रिलीज करेंगे, आपकी बॉडी पे, आपकी स्किन पे स्वेट आ जाएगा, राइट। तो स्वेट का क्या काम होता है, आपको पता है कि आपने फिजिक्स में कॉन्सेप्ट पढ़ा है एवेपोरेशन। एवेपोरेशन में क्या होता है कि जब भी वाटर किसी सरफेस से एवेपोरेट करता है, यानी कि जब वाटर वेपर्स में कन्वर्ट होके एयर का पार्ट बन जाता है, तो जो पीछे जो सरफेस होता है वहाँ पे कूलिंग इफेक्ट वो कॉज करता है। क्या करते हैं, कूलिंग इफेक्ट। अब टेम्परेचर हाई है तो आपको कूलिंग इफेक्ट की ज़रूरत है, तो आपके स्वेट ग्लैंड स्वेट को रिलीज करेंगे और जब वो स्वेट स्किन पे आएगा तो वाटर जब एवेपोरेट करेगा तो पीछे क्या कहते हैं, कूलिंग इफेक्ट होगा। और ये आपको पता है कि आपकी जो क्या कहते हैं वाटर क्या है, क्योंकि आपकी हीट को ऑब्जर्व करके आपकी स्किन से एवेपोरेट कर जाएगा। वाटर करता है ना स्किन क्या कहते हैं हीट को ऑब्जर्व, तो पीछे आपके कूलिंग इफेक्ट होगा। इन केस अगर टेम्परेचर फिर भी कंट्रोल में नहीं आ रहा तो वो आपके सिग्नल्स यानी कि साथ अगर डिपेंड करता है कि टेम्परेचर कितना इंक्रीज हो रहा है, तो वो एक और सिग्नल सेंड करता है आपकी वेसल्स को। कहाँ पे सेंड करता है, आपकी वेसल्स को सिग्नल सेंड करेगा, ब्लड वेसल्स को। अब आपको पता है कि ब्लड वेसल्स को कहेगा कि वेसो डायलेशन होगी, वेसोडाइलेट क्या होता है, वेसोडाइलेट, वेसो मतलब वेसल्स, डायलेट मतलब एक्सपेंड करना, राइट। यहाँ पे आप देखें कि आपकी वेसल्स कंस्ट्रिक्ट है, वेसोडाइलेट से क्या होगा कि आपकी वेसल्स एक्सपेंड हो जाएंगी, क्या होंगी, एक्सपेंड होगी, जो आपकी जो और स्किन से जो उनका डिस्टेंस है वो डिक्रीज कर जाएगा। सो आपकी जो ब्लड का ब्लड में जो हीट है, राइट, जो आपकी वेसल्स में फ्लो कर रहा है उसका टेम्परेचर हाई है, तो आपको पता है कि जो हीट है वो ट्रांसफर होती है हॉट सरफेस से कोल्ड में, राइट। हीट का क्या होता है, जहाँ पे एक चीज़ गर्म है अगर आप उसको ठंडी नजर आई तो वहाँ ट्रांसफर होगी, राइट, ओके। तो आपकी वेसल्स में ब्लड फ्लो कर रहा है, इसमें हीट प्रोडक्शन है, जब वो स्किन के क्लोज आएगी तो आपकी स्किन ठंडी है तो उसमें जो हीट है वो ट्रांसफर होगी। क्या है, आपकी ब्लड वेसल्स जो है जब स्किन के करीब आ जाएगी, राइट, तो उसमें जो है हीट ट्रांसफर हो जाएगी। तो इस तरह आपकी स्किन से हीट कन्वेंशन जो रेडिएशन का प्रोसेस है इनके थ्रू रिलीज होगी, राइट। सो वाइसोडाइलेशन में क्या होता है कि आपकी जो ब्लड वेसल्स है वो स्किन के करीब रहती है। आपने देखा है जिनको गर्मी लग रही होती है कितने लाल हो जाते हैं वो, राइट, पसीना आ रहा होता है, आप लाल हो जाते हैं गर्मी जब लग रही होती है, क्योंकि आपकी स्किन में जो ब्लड फ्लो है वो इंक्रीज हो जाता है वो, राइट। उसके बाद वेसोडाइलेशन हो जाती है। अगर फिर भी टेम्परेचर मतलब कि कुछ ज़्यादा ही सराउंडिंग में इंक्रीज है तो आपका हाइपोथैलेमस आपके मसल्स को भी सिग्नल सेंड करता है कि जो शिवरिंग का प्रोसेस है, शिवरिंग का प्रोसेस उसको
स्टॉप करे अगर तो शिवरिंग का प्रोसेस है, यानी कि आपके मसल्स कंट्रैक्शन और रिलैक्सेशन ना हो, आपके मसल्स जो है एनर्जी को यूज़ ना करें। एनर्जी लाइक एटीपी क्या है, आपकी एनर्जी करेंसी है। जब आपके मसल्स कॉन्ट्रैक्ट और रिलैक्स करते हैं ना, तो ये एटीपी को ब्रेक डाउन करते हैं। जब वो एटीपी को ब्रेक डाउन करते हैं ना, तो आपकी हीट प्रोड्यूस होती है। सो वो इस प्रोसेस को स्टॉप करेंगे, शिवरिंग का प्रोसेस ना हो मसल्स में, ताकि और आपकी बॉडी में हीट प्रोड्यूस ना हो, क्योंकि आपके एनवायरनमेंट वैसे ही हॉट है, राइट। सो इस तरह क्या होगा कि आपका जो टेम्परेचर है बॉडी का, क्योंकि सराउंडिंग में इंक्रीज हो रहा था, आपका बॉडी का टेम्परेचर है वो सराउंडिंग में क्या हो रहा था, टेम्परेचर इंक्रीज हो रहा था, राइट। ये इंक्रीज हो रहा था, तो आपकी बॉडी ने एक्ट किया, उसने डिक्रीज किया, यानी कि आपका टेम्परेचर डिक्रीज हो। तो आपने देखा स्टिमुलस क्या है, इंक्रीजिंग है, टेम्परेचर क्या इंक्रीज हो रहा है, आपकी बॉडी ने क्या उसके एक्ट किया कि इसको डिक्रीज करो। तो ये है नेगेटिव फीडबैक। क्या है, नेगेटिव फीडबैक। नेगेटिव फीडबैक क्या होगा, क्योंकि वो उसके अगेंस्ट काम कर रहा है, इन्वायरमेंट में चेंज इंक्रीज आ रहा है, नेगेटिव फीडबैक में वो उसको अपोज कर रहा है, वो उसके अगेंस्ट जा रहा है कि नहीं टेम्परेचर को डिक्रीज हो रहा है। बट पॉजिटिव फीडबैक में ऐसा नहीं होता। पॉजिटिव फीडबैक में बिल्कुल ऐसा नहीं होता। पॉजिटिव फीडबैक में अगर एक चीज़ इंक्रीज हो रही है तो उसको और इंक्रीज किया जाता है, और अगर डिक्रीज हो रही है तो उसको और डिक्रीज किया जाता है। इसको हम डिटेल में नेक्स्ट लेक्चर में पढ़ेंगे। अच्छा, नेगेटिव फीडबैक यहाँ पे अगर डिक्रीज कर रहा है तो ये इसके ऑपोजिट भी हो सकता है। फॉर एग्जांपल, अगर आप एग्जांपल लें कि आपका स्टिमुलस जो है विंटर का सीजन ले लें, तो आपका टेम्परेचर बाहर डिक्रीज हो रहा है, राइट, डिक्रीज हो रहा है, तो ये भी चेंज है, राइट, ये भी आपके लिए चेंज है कि आपका टेम्परेचर जो है डिक्रीज हो रहा है। तो ये जो सारे जो स्टेप हुए हैं ये इसके ऑपोजिट होंगे। आपके रिसेप्टर्स जो टेम्परेचर रिसेप्टर्स हैं वो डिटेक्ट करेंगे यहाँ पे, ठीक है, डिटेक्ट करके वो आपके ब्रेन को सिग्नल सेंड करेंगे हाइपोथैलेमस को कि अच्छा बॉडी का जो टेम्परेचर है वो डिक्रीज कर रहा है, राइट। क्या कहते हैं, क्योंकि बाहर जो है टेम्परेचर वो कोल्ड है, हाइपोथैलेमस फिर आपकी स्वेट ग्लैंड्स को क्या कहते हैं सिग्नल सेंड करेगा कि स्वेटिंग ना, क्योंकि स्वेटिंग होगी तो हीट रिलीज होगी, अगर हीट रिलीज होगी तो आपकी बॉडी का टेम्परेचर डाउन होगा। तो वो यहाँ पे ऑपोजिट होगा सारा, कि यहाँ पे अगर टेम्परेचर बाहर डिक्रीज हो रहा है, टेम्परेचर क्या है बाहर डिक्रीज होगा, तो हाइपोथैलेमस स्वेटिंग को स्टॉप करेंगे, यानी कि उसको इनहिबिट करेंगे कि स्वेटिंग नहीं होनी, राइट। इसी तरह ये जो आपकी वेजल्स को वेजोडाइलेशन करने का कहा था, जब टेम्परेचर हाई हुआ था, टेम्परेचर हाई हुआ था क्योंकि हीट रिलीज करनी थी, लेकिन यहाँ पे हमने हीट रिलीज नहीं करनी है, हमने अपनी हीट को कंजर्व करना है, सेव करना है, क्योंकि हमने अपनी बॉडी टेम्परेचर को मेंटेन रखना है, क्योंकि बाहर ठंड है, कोल्ड है, और आपका जो हीट है उसको आपने वेस्ट होने से बचाना है। तो यहाँ पे वेजो कंस्ट्रिक्शन का हाइपोथैलेमस किस चीज़ का मैसेज सेंड करेगा, वेजो कंस्ट्रिक्शन का, कि आपकी वेजल्स कंस्ट्रिक्ट हो जाए, आपका जो डिस्टेंस है स्किन सरफेस से वो इंक्रीज हो जाए, क्योंकि अगर वो इंक्रीज नहीं हुआ तो ऑफकोर्स आपकी वेजल्स आप स्किन सरफेस के पास होगी, और वो सरफेस से ट्रांसफ़र होके आपकी बाहर जो सराउंडिंग है उसमें हीट चली जाएगी। यहाँ पे हमने हीट को बाहर बॉडी से रिलीज होने से प्रिवेंट करना है, क्योंकि हमने अपनी बॉडी को गर्म रखना है। तो वेजो कंस्ट्रिक्ट होगी तो आपकी जो वेजल्स हैं वो सरफेस से दूर चली जाएंगी, राइट। उसके बाद मसल्स को वो शिवरिंग जो है, शिवरिंग का प्रोसेस हमने क्या कहते हैं, जब टेम्परेचर बाहर इंक्रीज था तो हमने कहा था स्टॉप किया, लेकिन यहाँ पे हाइपोथैलेमस इसको एक्टिवेट कर देगा। क्या करेगा, एक्टिवेट, राइट। यहाँ पे एक्टिवेट करेगा। क्यों एक्टिवेट करेगा, क्योंकि मैंने कहा ना कि हमें अपनी बॉडी में हीट की ज़रूरत है, बाहर टेम्परेचर बहुत ज़्यादा लो हो रहा है, ठंड हो रही है, तो आपकी बॉडी को आपकी बॉडी के अंदर हीट प्रोड्यूस करनी है। तो जैसे ही आपके मसल्स कॉन्ट्रैक्ट और रिलैक्स करेंगे, मसल्स क्या है आपकी बॉडी में कॉन्ट्रैक्ट और रिलैक्स करेंगे, तो ऑफकोर्स जब भी मसल्स कॉन्ट्रैक्ट और रिलैक्स करते हैं तो आपके मसल्स जो हैं वो एनर्जी यूज़ करते हैं, राइट। तो एनर्जी जब उन्हें चाहिए होती है तो वो एटीपी को ब्रेक डाउन करते हैं, एटीपी को ब्रेक डाउन करेंगे तो हीट प्रोड्यूस होगी, जो वो हीट है तो वो आपकी बॉडी में वार्म फीलिंग या गर्म होने का एहसास पैदा करेगी।
सिर्फ यही नहीं, जब मसल्स कॉन्ट्रैक्ट और रिलैक्स करते हैं तो ऑटोमेटिकली आपकी पूरी बॉडी का जो मेटाबॉलिक प्रोसेस है, मेटाबॉलिक जो मैकेनिज्म है वो इंक्रीज हो जाता है। जब मेटाबॉलिक मैकेनिज्म इंक्रीज होता है आपकी बॉडी में हीट की प्रोडक्शन ज़्यादा हो जाती है और आपकी बॉडी गर्म महसूस करती है। सो ये भी नेगेटिव फीडबैक था, क्योंकि बाहर टेम्परेचर क्या हो रहा था, बाहर टेम्परेचर डिक्रीज हो रहा था और आपने जो आपके हाइपोथैलेमस ने, सारे रिसेप्टर्स ने, सब फैक्टर्स ने मिलकर काम किया है, वो हीट को प्रोड्यूस करके टेम्परेचर को आपकी बॉडी का इंक्रीज करने को कहा। तो यहाँ पे भी ये आपके स्टिमुलस के अगेंस्ट काम कर रहा है, राइट, ऑपोजिट काम कर रहा है, और इधर भी आपके स्टिमुलस के ऑपोजिट काम कर रहा है। यहाँ पे स्टिमुलस बाहर टेम्परेचर इंक्रीज हो रहा था और बॉडी का डिक्रीज करना था। सर्दियों में आपके बाहर जो सराउंडिंग में टेम्परेचर डिक्रीज करे तो आपकी बॉडी का टेम्परेचर, आपकी क्या कहते हैं, होम्योस्टेसिस की जो प्रोसेस है, रिस्पॉन्स है, उसको इंक्रीज करना चाहिए आपकी बॉडी का टेम्परेचर, ताकि आपको सर्दी न लगे और आपके बॉडी में हीट कंजर्व रहे। तो दोनों नेगेटिव फीडबैक में आपने देखा है कि उसने स्टिमुलस के अपोज ही काम किया है। बट हमने कहा कि आप होम्योस्टेसिस के 6 कंपोनेंट्स हैं। क्या है 6 कंपोनेंट्स, लेकिन यहाँ पे हमने 4 डिस्कस किए। तो याद रखें जो ये रिसेप्टर से, जो नर्व से, रिसेप्टर से, यहाँ पे रिसेप्टर्स क्या थे, थर्मो रिसेप्टर्स। रिसेप्टर से जो कंट्रोल सेंटर में सिग्नल जा रहा है वो सिग्नल होता है अफेरेंट सिग्नल, और जब वो कंट्रोल सेंटर डिसाइड करके एक्शन के लिए जो सिग्नल इफेक्टर्स को सेंड करता है उसको कहते हैं इफेरेंट सिग्नल, इफेरेंट सिग्नल। तो ये जो 2 सिग्नल्स है ये भी होम्योस्टेसिस के पास है, मतलब कंपोनेंट्स है, सॉरी। रिसेप्टर्स जो सिग्नल लेके जा रहे कंट्रोल सेंटर के पास कि ये प्रॉब्लम हो गई, ये इन्वायरमेंट में चेंज आ गया, वो सिग्नल क्या होगा, अफेरेंट सिग्नल। और उसके बाद जब कंट्रोल सेंटर डिसाइड कर लेगा कि एक्शन क्या लेना है, वो एक्शन जो वो इन्फॉर्म करने के लिए फैक्टर्स के पास जो सिग्नल लेके जा रहा है वो क्या है, इफेरेंट, राइट। सो ये 2 और कंपोनेंट्स हैं होम्योस्टेसिस के। नेक्स्ट पार्ट में हम लोग पॉजिटिव फीडबैक के बारे में और एग्जांपल्स अगर डिस्कस करनी हुई, जैसे लाइक ब्लड ग्लूकोज लेवल को डिस्कस करेंगे। आज के लिए टॉपिक इतना। अल्लाह हाफ़िज़।